नमस्कार साथियों, इस YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि अपन अनुमानित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की जो सेकंड पेपर है उसकी अंतिम यूनिट जो है आधुनिक अर्वाचीन जो कवि हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व से रिलेटेड अपन क्लासों को MCQs के माध्यम से, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपन निरंतर रूप से पढ़ रहे हैं। और हमारे इसी YouTube चैनल पर कुछ कवियों का व्यक्तित्व और कृतित्व भी से संबंधित वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। आप वहां पर जा कर के उन वीडियो को क्लास रूप में पढ़ सकते हैं। इसके साथ में ही हमारे एप्लीकेशंस पर संस्कृत से रिलेटेड संस्कृत की टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं और साथ में ही आधुनिक अर्वाचीन जो कवि हैं उनके वीडियोस और वीडियोस के साथ में PDF भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर उस मैटर को वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं अर्वाचीन जो कवि हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व से रिलेटेड प्रश्न, और प्रश्नों से के साथ साथ में ही उनके साथ में संभावित प्रश्न और कौन से बनते हैं, इन सारी चीज़ों को आज अपन आज की क्लास के माध्यम से बात करते हैं। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और उसमें जो पहला प्रश्न है वह है कवि चक्रवर्ती। कवि चक्रवर्ती इति उपाधिना विभूषितः कः आसीत्। तो कवि चक्रवर्ती जो है वह उस उपाधि से पंडित नवल किशोर कांकर जो हैं इन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि से नवाजा गया था। और ये जो है वह भारतीय विद्या प्रचार समिति, भारतीय विद्या प्रचार समिति गोंडा उत्तर प्रदेश, गोंडा उत्तर प्रदेश जो है वहां पर इन्हें इस उपाधि से नवाजा गया था। इसके साथ में ही इन्हें कवि भूषण, इन्हें कवि भूषण और गद्य सम्राट, कवि भूषण और गद्य सम्राट इस उपाधि से भी नवाजा गया था। और एक उपाधि और है, वह यह है कि इन्हें कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है, कवि शिरोमणि नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ में ही इन्हें 1984 और 85 में, 1984 और 85 में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। इन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। कवि भूषण, कवि सम्राट और कवि शिरोमणि ये जो हैं वह नवल किशोर कांकर साहब जो हैं इनकी रचना, इनकी उपाधियां हैं। और जो कवि चक्रवर्ती है वह उपाधि इन्हें भारतीय विद्या प्रचार समिति गोंडा उत्तर प्रदेश जो है उसके द्वारा इन्हें यह उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है वह यह है कि पंडित नवल किशोर कांकर, पंडित नवल किशोर कांकरस्य खंड काव्यम अस्ति। पंडित नवल किशोर कांकर साहब जो हैं उनका खंड काव्य कौन से हैं? तो इनके खंड काव्य जो थे वह दो थे। एक तो है द्विज दशा प्रकाश, पहला तो है द्विज दशा प्रकाश। दूसरा इनका जो काव्य है वह है मुंबापुरी वर्णनम। ये जो दो हैं, ये दो तो हैं खंड काव्य हैं। क्या हैं? खंड काव्य हैं। और इसके साथ में इनके कुछ कथा ग्रंथ हैं, उसका नाम है, एक तो है आदर्श कन्या सुकन्या, आदर्श कन्या सुकन्या, और दूसरी रचना का नाम है, कथा ग्रंथ है, वह है भातृस्नेह। उस रचना का नाम है भातृस्नेह। और ये जो रचना है वह कथा ग्रंथ है। ये जो राष्ट्रवेद है ये इनकी वैदिक रचना है। और यात्रा विलासम जो है ये इनका गद्य काव्य है। यात्रा विलासम जो है वह गद्य काव्य है। तो नवल किशोर कांकर का जो खंड काव्य होगा उसका आंसर होगा, वह होगा मुंबापुरी वर्णनम। मुंबापुरी वर्णनम जो है वह इनका खंड काव्य है। दो खंड काव्य हैं, द्विज दशा प्रकाश, मुंबापुरी वर्णनम, और इसके साथ में कथा जो है आदर्श कन्या सुकन्या, भातृस्नेह, और इसके साथ में ये राष्ट्रवेद जो है वह वैदिक रचना है।
ये जो है वह वैदिक रचना है, ये जो है वह वैदिक रचना है। और इसके साथ में ये बाकी यात्रा विलासम है, ये गद्य काव्य है। इस प्रकार से ये नवल किशोर कांकर साहब जो थे उनका ये खंड काव्य था। अगली बात, राष्ट्रवेदे आहत्य कति सूक्तानि सन्ति। आहत राष्ट्रवेद जो था जिसके रचयिता नवल किशोर कांकर थे, तो उस नवल किशोर कांकर की जो रचना है राष्ट्रवेद, उसमें कुल कितने सूक्त थे? तो 14, 11, 20 या 8। तो इसका सही आंसर होगा वह था 11। इसमें पहला सूक्त है श्रेय सूक्त, दूसरा सूक्त है वह है गुरु सूक्त, तीसरा सूक्त है उसका नाम है मातृ सूक्त, तीसरा जो चौथा है वह है राष्ट्र सूक्त, पांचवा सूक्त है उसका नाम है राष्ट्रपति सूक्त, पांचवा है राष्ट्रपति सूक्त, छठा जो है वह इंदिरा सूक्त, इंदिरा सूक्त, अगला जो है वह है गांधी सूक्त, नेहरू सूक्त, नौवा है कृषक सूक्त, 10वां है वह है दिष्ट सूक्त, और 11वां जो है वह है अभीष्ट सूक्त। इस प्रकार से जो राष्ट्रवेद जो है उसमें कुल कितने सूक्त हैं? तो 11 सूक्त हैं, और 11 सूक्त और इसके रचयिता नवल किशोर कांकर हैं। और इसके बाद में इन्होंने राष्ट्रवेद में राष्ट्र गायत्री छंद का प्रयोग किया है। राष्ट्र गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं, और 3 चरणों में प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं होती हैं, 8 वर्ण होते हैं। और राष्ट्र गायत्री छंद में कुल जो वर्ण होते हैं वह 24 वर्ण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवेद में राष्ट्र गायत्री छंद का प्रयोग हुआ है, जिसमें 3 चरण, प्रत्येक चरण में 8वां वर्ण, और कुल वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो वह 24 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से ये राष्ट्रवेद से संबंधित कुछ उसके महत्वपूर्ण जो सूक्त हैं उन सूक्तों का नाम हुआ। अगला प्रश्न है गणेशराम शर्मणा काव्य रचना वर्तते। गणेशराम जो शर्मा है उनकी काव्य रचना कौन सी है? लक्ष्मणाभ्युदयम, कृष्ण राजाभ्युदयम, कृष्ण राज प्रभावोदयम और यशोधर चरितम। तो इसका जो सही उत्तर है वह ये है कि सबसे बात पहली करते हैं गणेशराम शर्मा की। तो ये जो है वह राजस्थान के दक्षिण भाग डूंगरपुर, जिसको वागड़ के नाम से जाना जाता है, तो उस डूंगरपुर के ये निवासी थे। और डूंगरपुर के निवासी थे, और इनके जो गुरु थे वह गुरु थे, उनका नाम था दुर्गा प्रसाद द्विवेदी। इनके गुरु का नाम जो था वह था दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, इनके गुरु का नाम था। और इसके साथ में ये जो थे वह ज्योतिष से संबंधित थे। दुर्गा प्रसाद जी जो थे वह ज्योतिष से संबंधित थे। और दुर्गा प्रसाद जी की सारी रचनाएं, अपन ने जब व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ा तब पता था हमें कि इनकी सारी रचनाएं ज्योतिष से संबंधित है। हो सकता है वह पंचांग तत्वम हो, पंचांगाभिभाषण हो, या अधिमास परीक्षा हो, चातुर्वर्ण्यम शिक्षा, ये सारी चीजें जो है वह ज्योतिष से संबंधित थी। और इनके ये शिष्य होने के कारण इनको शकुनी कहते थे। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो शकुनी उपनाम से भी जाना जाता था। शकुनी उपनाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे, इसलिए इन्हें इस नाम से जाना जाता था। और ये जो थे वह डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह
डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह के राज्याश्रय में रहते थे और लक्ष्मण सिंह के जीवन चरित्र के लिए इन्होंने 111 पद्यों के माध्यम से लक्ष्मणाभ्युदयम, ये जो काव्य है उस काव्य की रचना गणेश राम शर्मा ने की थी। तो इनका जो काव्य रचना है वह है लक्ष्मणाभ्युदयम, ये जो है वह गणेश राम शर्मा की रचना है और 111 कारिकाओं के माध्यम से, पद्यों के माध्यम से इन्होंने लक्ष्मण सिंह जो थे उन लक्ष्मण सिंह के जीवन चरित्र का वर्णन इन्होंने किया है। चलिए अगला प्रश्न है वह है, ये सारी क्वेश्चन के बाद से जो व्याख्या करते हैं ना वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको जो समझाते हैं उसको थोड़ा सा आप सीरियस होकर के सुनना कि क्या कह रहे हैं कि इनका उत्तर क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वह इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में जो है वह पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न वह है गिरिधर सप्तशती इति ग्रंथस्य रचयिता अस्ति। गिरिधर सप्तशती जो है उसके रचयिता कौन है? गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, गिरिधर व्यास शास्त्री, गिरिधर शर्मा नवरत्न, गिरिधर द्विवेदी। इसमें क्या होगा सही आंसर? एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि संस्कृत जो अर्वाचीन कवि है उसमें 3 कवि गिरिधर वाले अपने सिलेबस में, एक तो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा नवरत्न और एक गिरिधर व्यास। तीनों में तुलनात्मक, अब जब भी पढ़े तब तीनों में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ना है ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं हो। चलिए इसका उत्तर होगा वह होगा गिरिधर शर्मा नवरत्न। इसका आंसर होगा वह होगा गिरिधर शर्मा नवरत्न। गिरिधर शर्मा नवरत्न ने गिरिधर सप्तशती नाम से एक रचना की थी और इसमें जो श्लोक थे वह थे 700 पद्य थे इसमें, और 700 पद्य जो हैं वह सारे के सारे जो थे वह आर्या छंद में थे। कौन से छंद में थे? आर्या छंद में थे, क्योंकि आर्या छंद है वह गिरिधर शर्मा नवरत्न जो है वह उनका खास मतलब प्रिय छंद था। और जो गिरिधर शर्मा नवरत्न है वह अर्थ गौरव के लिए भी जाने जाते थे। किसके लिए जाने जाते थे? अर्थ गौरव के लिए भी ये जाने जाते थे। तो इस प्रकार से गिरिधर सप्तशती जो है उसके रचयिता जो है वह गिरिधर शर्मा नवरत्न थे। चलिए अगला प्रश्न, यात्रा विलासम। प्रश्न है यात्रा विलासम रचनायाः कारणात्, यात्रा विलासम रचनायाः कारणात् नवल किशोर कांकरः उपाधि प्राप्तवान। कौन सी उपाधि यात्रा विलासम जो गद्य काव्य है, नवल किशोर कांकर का क्या है? ये गद्य काव्य है। तो कौन सी उपाधि जो है वह नवल किशोर कांकर ने यात्रा विलासम रचना के लिए प्राप्त की थी? तो इन्हें यात्रा विलासम के लिए गद्य सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनकी जो यात्रा विलासम है वह यात्रा विलासम कहाँ की यात्रा थी? तो उत्तराखंड की यात्रा थी। कहाँ की थी? उत्तराखंड की यात्रा। और इस उत्तराखंड की यात्रा के दौरान वहां पर उनका प्रतिदिन का क्या दिनचर्या थी, वहां उन्होंने कहां कहां भ्रमण किया, वहां का सांस्कृतिक जो परिदृश्य था, वहां का खान पान, वहां का रहन सहन, वहां का बोलचाल, इन सारी चीजों को इन्होंने यात्रा विलासम के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। और जो इस यात्रा विलासम के कारण इन्हें गद्य सम्राट की जो उपाधि है उस गद्य सम्राट की उपाधि से इन्हें नवाजा गया था। और इनके गद्य काव्य और कौन कौन से हैं? तो एक तो है शास्त्र सर्वस्वम, प्रबंध गद्य माधुरी, प्रबंधामृतम, प्रबंध मकरंदम। ये जो है वह नवल किशोर कांकर साहब जो हैं इनके कुछ और जो हैं वह गद्य काव्य थे। इनकी कथा ग्रंथ मैंने पहले ही बता दिया, आदर्श कन्या, सुकन्या, भातृस्नेह, खंड काव्य द्विज दशा प्रकाश, मुंबापुरी वर्णनम, राष्ट्रवेद इनकी वैदिक रचना है। और ये जो है
गद्य यात्रा विलासम वह गद्य रचना है। यात्रा विलासम में कहाँ की यात्रा का वर्णन था? तो उत्तराखंड की यात्रा का। उत्तराखंड में मार्ग में वर्षा जो हुई, उत्पात हुआ, भूस्खलन हुआ, उन सारी चीजों को इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है और इस कारण से इन्हें गद्य सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इनके शेष गद्य जो रचनाएं हैं वह है शास्त्र सर्वस्वम, प्रबंध गद्य माधुरी, और प्रबंध गद्य माधुरी जो है वह माघ पुरस्कार से सम्मानित रचना है इनकी। ये जो है वह माघ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। प्रबंधामृतम, प्रबंध मकरंदम, ये जो है वह इनके गद्य काव्य है। अगला प्रश्न, महर्षि कुल वैभवम। प्रश्न है वह है महर्षि कुल वैभवम काव्यस्य संपादनम केन कृतम। महर्षि कुल वैभवम जो है उसका संपादन किसने किया था? नवल किशोर कांकरेण, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदिनः, श्री राम दवे महोदयेन या गिरिधर शर्मा नवरत्नेन। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा गिरिधर शर्मा चतुर्वेदिनः। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदिनः जो है इसका सही आंसर होगा। और इसमें क्या होता है? होता ये है कि महर्षि कुल वैभवम जो है उसके रचयिता तो जो है वह है मधुसूदन ओझा। कौन है? मधुसूदन ओझा साहब इसके रचयिता हैं और इन्होंने इसकी रचना की, लेकिन इसका संपादन है इनके दो ग्रंथों का संपादन। एक तो महर्षि कुल वैभवम और दूसरा है ब्रह्म सिद्धांत। एक तो है ब्रह्म सिद्धांत और दूसरा है महर्षि कुल वैभवम। इन दोनों ग्रंथों का जो संपादन है वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो याद रखना महर्षि कुल वैभवम जो है वह मधुसूदन ओझा साहब की रचना है और इसका संपादन का कार्य जो है वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने किया था। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जो है इनकी संपूर्ण साहित्य को 8 भागों में बांटा गया था और उसमें जो ब्रह्म सिद्धांत और महर्षि कुल वैभवम है इसका संपादन जो है वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने किया था। अगला प्रश्न मधुसूदन, अगला प्रश्न है वह है मधुसूदन ओझा। ठीक है, मधुसूदन ओझा महोदयः कस्या राज्याभिषेक समारोहे लंदनम गतवान। अब मधुसूदन ओझा जो हैं वह लंदन गए थे। किसके साथ में गए थे? तो माधव सिंह के। किसके साथ में गए थे? माधव सिंह जो थे द्वितीय, उनके साथ में लंदन गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि जब क्या होता है, मधुसूदन ओझा साहब हैं वह वैसे तो बिहार के थे, लेकिन यहाँ पर राजीव लोचन जो इनके अंकल थे उनके साथ में यहाँ पर जयपुर में आ गए थे। जयपुर में जैसे ही आए तो इनको माधव सिंह द्वितीय था, उनका राज्याश्रय प्राप्त हुआ और माधव सिंह जो थे वह इनसे बहुत प्रभावित थे। तो इनसे प्रभावित थे तब 1902 में एडवर्ड सप्तम जो थे उनका लंदन में राज्याभिषेक होना था। तो एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में माधव सिंह द्वितीय जा रहे थे तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मधुसूदन ओझा को भी वहां पर ले जाया जाए। तो उनको साथ में ले गए और वहां पर जो है वेद व्याख्यान पर अपना जो है वह व्याख्यान दिया था इस टॉपिक पर और उससे प्रभावित होकर के उन्हें वहां पर इस कोरोनेशन अवार्ड से, इस कोरोनेशन मेडल से उन्हें वहां पर एडवर्ड सप्तम ने सम्मान किया था। और वास्तव में मधुसूदन ओझा जो हैं वह वैदिक विज्ञान से संबंधित थे, इसलिए इन्हें वैदिक विज्ञान विशारद, समीक्षा चक्रवर्ती, ऐसी इन सारी उपाधियों से, महामहोपदेशक, इन सारी उपाधियों से नवाजा गया था। और जब 1939 में उनका निधन हुआ तब विभिन्न समाचार पत्रों में वैदिक विज्ञान का सूर्यास्त, वैदिक विज्ञान का सूर्य अस्त,
इस शीर्षक से, इस नाम के शीर्षक से उनके मृत्यु के जो समाचार थे उस संदेश को विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया था। तो वास्तव में मधुसूदन ओझा जो थे वह एक वैदिक विज्ञान से संबंधित इनकी संपूर्ण रचनाएं थी और वैदिक विज्ञान पर इनकी अच्छी काफी पकड़ थी। इस कारण से इन्हें वैदिक विज्ञान विशारद की उपाधि से भी नवाजा गया था। इसके साथ में ही माधव सिंह इन्हें लंदन एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भी ले गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा एडवर्ड सप्तम। ठीक है, अगला प्रश्न वह है मधुसूदन ओझा महोदयस्य रचना नास्ति। कौन सी रचना ऐसी है जो मधुसूदन ओझा महोदय की नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि मधुसूदन ओझा जो है उनकी 288 टोटल रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? 288 रचनाएं हैं टोटल, और उसमें से कुछ तो समीक्षात्मक हैं, कुछ वाद से संबंधित हैं, कुछ अध्ययन से संबंधित। इस प्रकार से उनकी रचनाओं का अलग अलग विभाजन है जिसमें परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसमें से सारी, जैसे अब हमें याद नहीं है ट्रिक्स के माध्यम से, तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि पितृ समीक्षा, वस्तु समीक्षा, वर्ण समीक्षा या शब्द समीक्षा। अब इसमें मधुसूदन ओझा की कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें पितृ समीक्षा है। समीक्षात्मक जो रचनाएं वह 4 हैं। एक तो है पितृ समीक्षा, वस्तु समीक्षा, वर्ण समीक्षा, ये 3 समीक्षात्मक है। चौथी जो शब्द समीक्षा है ये नहीं है, अपितु इनकी जो समीक्षात्मक चौथी रचना है उसका नाम है छंद समीक्षा। उसका नाम क्या है? छंद समीक्षा। और इनकी जो रचना है वह छंद समीक्षा है, और ये जो रचना है ये नहीं है। अब वाद से रिलेटेड इनकी रचनाओं को देखें तो एक तो है आवरणवाद, दूसरा है अंभोवाद, तीसरा है सदसदवाद, ये इस प्रकार से कुछ आवरण संबंधित रचनाएं और भी महत्वपूर्ण रचना है, जैसे कादम्बिनी है, अत्रिख्याति है, इंद्र विजय है, स्वर्ग संदेश। सारी ये जो सारी रचनाएं हैं वह मधुसूदन ओझा साहब की रचनाएं हैं, और इसमें जो है वह शब्द समीक्षा जो है इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है वह है निगम शब्दस्य शाब्दिक अर्थः अस्ति। निगम शब्दस्य शाब्दिक अर्थः अस्ति। वेदार्थबोधक शब्द ग्रंथः, शब्दार्थबोधक शब्द ग्रंथः, अर्थबोधक ग्रंथः या फिर मोक्ष बोधक ग्रंथः। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा वेदार्थबोधक शब्दः। देखिए, मधुसूदन ओझा जो हैं इनकी समस्त रचनाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है निगम खंड, और दूसरा जो इसका भाग है वह है आगम खंड। इसमें निगम खंड का अर्थ होता है, निगम का वेदार्थ बोधक ग्रंथ, आगम खंड का अर्थ होता है प्रामाणिक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ। प्रामाणिक धर्मशास्त्री ग्रंथ जो है वह आगम खंड हो गया। इसके बाद बात करते हैं निगम खंड में जो है वह 4 महाग्रंथ हैं और 108 अवांतर ग्रंथ हैं। और आगम खंड की बात करें तो 6 महाग्रंथ हैं, इसमें 6 महाग्रंथ हैं और 120 जो है वह है अवांतर ग्रंथ है। ये इस प्रकार से मधुसूदन ओझा साहब हैं, इनकी रचनाओं को 2 भागों में बांटा गया है, और 2 भागों में बांटा ये गया है कि आगम खंड, निगम खंड, आगम खंड 4 ग्रंथ इसके महाग्रंथ हैं, 108 अवांतर ग्रंथ हैं, आगम खंड के 6 महाग्रंथ हैं और इसके बाद 120 अवांतर ग्रंथ हैं। इस प्रकार से ये इनकी मधुसूदन ओझा साहब की रचनाएं होती हैं। मधुसूदन ओझा साहब हैं, वो ओझा जो हैं वह अपने आप में इंपॉर्टेंट है और उनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनका व्यक्तित्व और कृतित्व को आप लोग बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अगला प्रश्न, वैदिक शब्दानां संकलनम प्राप्यते।
वैदिक शब्दों का संकलन कहाँ प्राप्त होता है? वैदिक शब्द निमित्ते, वैदिक कोशे, वैदिक अध्याय, अपरवादे। तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा वैदिक कोशे। जिस प्रकार निरुक्त जो है उस निरुक्त में शब्दों का जो है संकलन मिलता है, वैदिक शब्दों का संकलन मिलता है, उसी के आधार पर मधुसूदन ओझा साहब की एक वैदिक कोश करके एक रचना है और उस वैदिक कोश की नामक जो रचना है उसमें वैदिक शब्दों का सिर्फ संकलन ही वहां पर प्राप्त होता है। तो ये जो है उसका सही आंसर होगा वह होगा वैदिक कोशे। अगला प्रश्न वह है कि नवरत्न जन्म शती विशेषांक कस्याम पत्रिकायाम प्रकाशितः अभवत्। जो है नवरत्न जन्मशती विशेषांक किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है कि स्वर मंगला। उस पत्रिका का नाम स्वर मंगला है। और जो गिरिधर शर्मा नवरत्न है, ये जो है गिरिधर शर्मा नवरत्न है, उन्होंने विद्या भास्कर जो पत्रिका है उस विद्या भास्कर पत्रिका का संपादन किया है। विद्या भास्कर पत्रिका के संपादक थे। स्वर मंगला पत्रिका है उसमें नवरत्न जन्मशती विशेषांक प्रकाशित हुआ था, लेकिन संपादक ये विद्या भास्कर के थे। गिरिधर शर्मा नवरत्न जो है ये इनका उपनाम है। और ये जो है इनका जो विवाह है वह नौरती से हुआ था। और नौरती की जब मृत्यु हो गई उसके बाद इनका जो विवाह है वह हुआ था नौरती। और नौरती जो थी उसके सम्मान में इन्होंने नवरत्न की उपाधि को धारण किया। और इनकी जो द्वितीय पत्नी थी उसका नाम था रतनजोत। और उस रतनजोत के सम्मान में इन्होंने रत्न ज्योत्सनाष्टकम रत्न ज्योत्सनाष्टकम जो है इस ग्रंथ की रचना की थी। और ये किसके सम्मान में की थी? तो इनकी जो द्वितीय पत्नी थी रतनजोत, उस रतनजोत के सम्मान में इन्होंने दूसरी पत्नी के सम्मान में इन्होंने रत्न ज्योत्सनाष्टकम जो रचना है उसकी रचना की थी। और नौरती के सम्मान में इन्होंने नवरत्न उपाधि को धारण किया था। और ये विद्या भास्कर जो पत्रिका है उस विद्या भास्कर पत्रिका के संपादक भी रहे थे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है वह ये है कि गजल गीतस्य संस्कृतानुवादः अस्ति। जो गजल गीत जो हैं वह वैसे तो उर्दू भाषा में आते हैं, लेकिन जो गजल है उसका संस्कृत में भी रूपांतरण हुआ था। और उस गजल गीत को संस्कृत में प्रयोग करने वाले जो थे वह नवरत्न, जो गिरिधर शर्मा नवरत्न थे वह थे। और इन्होंने जो है वह जो स्वदेशाष्टकम है, जो रचना है स्वदेशाष्टकम, इस नाम से जो कि हाफिज जो उर्दू के गजल गायक थे उन्होंने हाफिज की गजलों का स्वदेशाष्टकम इस नाम से गिरिधर शर्मा नवरत्न जो थे इन्होंने इसका संस्कृत अनुवाद किया था और उसका नाम था स्वदेशाष्टकम। इसके बाद बात करते हैं करुण प्रशस्ति। तो अंग्रेजी के लेखक थे ग्रे। इनकी रचना थी रिटर्न कंट्री इन द चर्चयार्ड। ये जो रचना थी वह अंग्रेजी भाषा की थी। उसका संस्कृत में अनुवाद जो है वह इन्होंने किया था और उसका नाम था करुण प्रशस्ति। दूसरी जो बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट है वह है नंददास जो थे, जो ब्रज भाषा के कवि थे, उनकी एक रचना थी उसका नाम था भ्रमर गीत। भ्रमर गीत जो रचना थी वह उनकी थी और उनकी रचना का इन्होंने संस्कृतानुवाद प्रेम पयोधी इस नाम से किया था इन्होंने। ठीक है, इस नाम से इन्होंने
इसका संस्कृतानुवाद किया था। किसका किया था? तो भ्रमर गीत जो नंददास की रचना थी उसका संस्कृतानुवाद इन्होंने किया था। और इसके बाद ही करुणानिधि, और इसके बाद दूसरी जो रचना है वह है नीति सौंदर्योद्यानम। ये जो रचना दोनों हैं वह किसकी रचना है? तो एक शेख सादी जो थे उनकी करीमा, शेख सादी की रचना जो है वह करीमा का संस्कृतानुवाद करुणानिधि है, और नीति सौंदर्योद्यानम जो है वह गुलिस्ता। और ये दोनों जो रचनाएं हैं वह शेख सादी जो थे उनकी रचनाएं थी। और इन दोनों रचनाओं का संस्कृतानुवाद एक तो करुणानिधि और नीति सौंदर्योद्यानम नाम से गिरिधर शर्मा नवरत्न इन्होंने किया था। और ये जो है एक प्रसिद्ध अनुवादक के रूप में भी प्रसिद्ध थे, इस नाम से भी प्रसिद्ध थे। नीति सौंदर्योद्यानम में 25 नीतिपरक कथाएं हैं। नीति सौंदर्योद्यानम में 25 नीतिपरक कथाएं हैं इसमें, और इसका वर्णन इन्होंने गिरिधर शर्मा नवरत्न ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। गजल गीत जो है उसका संस्कृतानुवाद स्वदेशाष्टकम नाम से हुआ। इसके बाद करुण प्रशस्ति जो है अंग्रेजी की ग्रे उनकी रचना है, रिटर्न कंट्री इन द चर्चयार्ड, उसकी जो है वह अनुवाद संस्कृतानुवाद करुण प्रशस्ति नाम से। इसके बाद शेख सादी की रचना करीमा, उसका करीमा का संस्कृतानुवाद करुणानिधि। शेख सादी की रचना गुलिस्ता, उसका संस्कृतानुवाद नीति सौंदर्योद्यानम। इस प्रकार से ये गिरिधर शर्मा नवरत्न की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, और मैं ये कह सकता हूं अपने पूर्वानुमान से कि शायद इसमें से प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वह है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूढ़ चिकित्सा। मूढ़ चिकित्सा या विभाजनम कति प्रकरणेषु अस्ति। मूढ़ चिकित्सा जो है उसका विभाजन जो है वह कितने प्रकरणों में किया गया था? तो मूढ़ चिकित्सा इसके लेखक हैं वह है गणेश राम शर्मा। किसकी रचना है? गणेश राम शर्मा, जो कि शकुनी उपनाम से जाने जाते हैं, जो कि डूंगरपुर के निवासी हैं, जिनका संबंध दुर्गादास द्विवेदी जो है इनके गुरु हैं, और उनके गुरु ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे। इनका संबंध ज्योतिष से है और इसी कारण से इनको शकुनी उपनाम से जाना जाता है। इनके 3 उपन्यास प्रसिद्ध थे। एक तो है जीवितोपि प्रेत भोजनम, जीवितोपि प्रेत भोजनम। दूसरा उपन्यास है वह है मूढ़ चिकित्सा। तीसरा है वह है मामकीनो जीवन संघर्ष। ये 3 इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसमें जीवितोपि प्रेत भोजनम जो है इसमें 7 परिच्छेद हैं। उसके बाद बात करें मूढ़ चिकित्सा, तो मूढ़ चिकित्सा 20 प्रकरणों में विभक्त है, और मामकीनो जीवन संघर्ष है उसमें 11 विभाग हैं। और मामकीनो जीवन संघर्ष जो है उसमें गणेश राम शर्मा जो हैं उन्होंने स्वयं की आत्मकथा, और स्वयं की आत्मकथा के साथ में ही अपने जो पूर्वज थे उनका व्यक्तित्व और उनका जीवन संघर्ष किस प्रकार का रहा था उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विंशति। जो मूढ़ चिकित्सा है उसको 20 प्रकरणों में बांटा गया था। चलिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कहा गया है रदह गीतम। प्रश्न है रदह गीतम उपनामना ज्ञायते। रदह गीतम उपनामना प्रसिद्ध रचना अस्ति। कौन सी जो रचना है वह रदह गीतम नाम से जानी जाती है? तो इसका जो आंसर है वह है विश्वमानवीयम। विश्वमानवीयम ये जो है वह विद्याधर शास्त्री की रचना है। विद्याधर शास्त्री की रचना है, और विद्याधर शास्त्री जो हैं इनके 2 महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्य हैं। पहला है हरनामामृतम, ये जो है इसमें, और विश्वमानवीयम। हरनामामृतम में जो नायक हैं वह इनके ही दादा हरनाम दत्त। इनके ही दादा हरनाम दत्त जो हैं वह इसके नायक हैं।
ठीक है। और बात करें विश्व मानवीयम और हर नामामृतम जो है इसमें कुल सर्ग हैं वह है 16 सर्ग हैं। और बात करें विश्व मानवीयम, इसके नायक जो हैं वह इनके ही पिताजी देवी दत्त, ये जो हैं वह इनके पिताजी हैं, वही नायक हैं। और ये जो है उसको 9 सर्गों में बांटा गया है। कितने सर्गों में? 9 सर्गों में इसको बांटा गया है। और ये जो है हर नामामृतम, विश्व मानवीयम, ये जो दोनों हैं महाकाव्य हैं। इनके 3 नाटक हैं। कौन से हैं 3 नाटक? तो एक तो है दुर्बल बलम, दुर्बल बलम, कलिपलायनम, दुर्बल बलम, कलिपलायनम, और एक है वह है पूर्णानंदम। इसमें दुर्बल बलम और कलिपलायनम में तो 4-4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं। और पूर्णानंदम जो है उसमें अंकों की संख्या जो है वह 5 है। ये इंपॉर्टेंट है। हृदय गीतम इस नाम से, उपनाम से विश्व मानवीयम जाना जाता है। और इसमें 9 सर्ग हैं। इसमें हर नामामृतम में 16 सर्ग हैं। विद्याधर शास्त्री की रचना है। ये दोनों हैं वह महाकाव्य हैं। और इसके साथ में ही इनके जो हैं वह 3 नाटक हैं, दुर्बल बलम, कलिपलायनम, पूर्णानंदम। ये 3 जो हैं वह नाटक हैं। इस प्रकार से ये जो है वह विद्याधर शास्त्री जो हैं उनके कृतित्व से रिलेटेड महत्वपूर्ण कुछ बातें अपन ने देखी। अगला प्रश्न है गंगोदय काव्यम। गंगोदय काव्यम इत्यस्य रचयिता अस्ति। गंगोदय जो काव्य है इसके रचयिता कौन है? जगदीश चंद्राचार्य महोदय, हरिद्विज व्यास महोदय, पंडित गिरिधर व्यास शास्त्री महोदय या ब्रह्मानंद शर्मा महोदय। ठीक है। तो जो गंगोदय काव्य है इसके रचयिता जो है वह ब्रह्मानंद शर्मा है। और ब्रह्मानंद शर्मा के 3 खंड काव्य हैं। एक तो है गंगोदय काव्यम, दूसरा है जंबेश्वर दर्शनम, दूसरा है जंबेश्वर दर्शनम। और जो तीसरा जो है वह इनकी तीसरी जो रचना इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है वह है गंगोदय काव्यम, जंबेश्वर दर्शनम। और इसमें जो गंगोदय काव्यम है उसकी बात अगर अपन करें तो गंगोदय काव्यम जो है इसमें महाराजा गंगा सिंह जो हैं उन महाराजा गंगा सिंह को भागीरथ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उन्होंने गंग नहर के माध्यम से इन्होंने जो रेगिस्तान है उस रेगिस्तान को हरा भरा करने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से जो गंगोदय जो काव्य है वह तीसरी इनकी जो रचना है वह है तत्वशतकम। ये 3 इनके खंड काव्य हैं ब्रह्मानंद शर्मा जी के। और ये तीनों के, इसमें जो गंगोदय काव्य है उसके ब्रह्मानंद शर्मा है, और गंगोदय जो काव्य है उसमें महाराजा गंगा सिंह है उनके जीवन चरित्र को दिखाया गया है। और इसमें जो है वह गंगा सिंह जी जो हैं उनको भागीरथ की संज्ञा दी गई है। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और अगले क्वेश्चंस के साथ में अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।